Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The course code is CHEM 2171, Physical State of Matter, chapter name, and we are going to discuss the part solids, in which we will discuss the packing of atoms in solids, unit cells, and the crystal system. So let's start. अच्छा जी, before going to discuss the unit cells and the packing of the atoms in unit cells, first of all we should have a review on the solids. आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सॉलिड्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं. तो सॉलिड्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. मतलब ये कि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसकी, लेकिन जो मोर प्रिसाइज और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जिससे हमें हो सकती है, मैं समझती हूँ कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. आप नॉर्मली देख लें जितने भी सॉलिड्स हैं उन सब को वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, राइट. सिमिलरली गैसेस के बारे में भी हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं. सॉलिड्स हैं, उसके बाद लिक्विड्स के बारे में भी हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं. तो हम सिर्फ इस पे रहेंगे कि सॉलिड्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. फिर उसके बाद उनकी टाइप्स आ जाती हैं सॉलिड्स की. तो सॉलिड्स की दो तरह की टाइप्स हैं, एक को हम क्रिस्टलाइन और दूसरे को हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स को ज़ीडो सॉलिड्स या सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है. ये नॉर्मली हमें लाइक कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि सुपर कूल लिक्विड्स क्या होते हैं. तो सुपर कूल लिक्विड्स को, अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है, ठीक है. अच्छा जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी उनके एटम्स की, वो कुछ इस तरह से होगी कि एक तरतीब मिलेगी हमें. अगर हम इस साइड से हॉरिजेंटल देखें या हम वर्टिकल देखें तो हमें उनकी एक तरतीब मिलेगी. लाइक ए आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब आइंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. सो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसको हम पार्टिकल्स, प्रिसाइजली पार्टिकल्स कह सकते हैं, पार्टिकल्स की एक अरेंजमेंट मिलेगी, राइट. जैसे ये ए है, फिर बी है, फिर ए है, और ए बी है, लाइक दैट, ठीक है. तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी एक प्रॉपर हमें अरेंजमेंट मिलेगी. लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को देखें तो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर हमें कोई तरतीब नहीं मिलेगी, राइट. रैंडमनेस मिलेगी, यानी कि ए बी ए बी ए, इस तरह की टाइप जो है, ठीक है. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल देखें तो बड़ी इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे पास NaCl की है, ठीक है. NaCl जो है वो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसके अलावा वो आयनिक टाइप है उसकी. अमॉर्फस सॉलिड के अंदर अगर हम देखें तो इसकी हमें एग्जांपल्स में ये ऑल टाइप के पॉलीमर्स हैं, ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल में आता है. अच्छा जी, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं और मज़ीद अगर आसान तरीके से बता सकूं तो हम यूँ कह सकते हैं कि मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, ब्रिक जो उसकी है, ईंट, उसको हमने एक तरतीब से रखा है, ठीक है ना. प्लस्तर के साथ, वो प्लस्तर ही होता है ना, हाँ प्लस्तर नहीं होता, जो सीमेंट के साथ हमने उसको एक तरतीब से रखा है. यानी कि एक नीचे तरतीब बनाई है, उसके ऊपर फिर एक और लाइन ईंटों की अरेंज करके रखी है, दो ईंटों के दरमियान में एक ईंट रखी है. इसी तरह वो करते करते हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है. तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो मैं कह सकती हूँ कि क्रिस्टलाइन को समझने के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए मैं ब्रिक्स की वॉल की एग्जांपल को अगर माइंड में रखूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी है. अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड को समझना चाहती हूँ तो यूँ समझें कि वो ईंटें उठाकर आपने, अच्छा इसको एक और तरीके से, वो आती है ना, ट्रॉली आती है, ट्रॉली के ऊपर से ईंटें नीचे फेंकी जाती हैं, वो जो मजदूर होता है वो ईंटें नीचे गिराता है और वो उनका ढेर लगा देता है, ठीक है.
तो वो जो ढेर लगा हुआ है जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, बस कोई ईंट इधर है कोई ईंट उधर है, वो सारे के सारे बेतरतीबी उसके अंदर मौजूद है, रैंडमनेस मौजूद है, वो हम उसको कह सकते हैं समझने के लिए कि ये अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से बेतरतीब रैंडमली मौजूद होते हैं। आई थिंक सो इट विल बी वेरी इजी नाउ कि इनको हम समझ सकें। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की आगे टाइप्स क्या हैं। ठीक है, पहले हमने देखा है कि सॉलिड की टाइप्स क्या, अब हम देख रहे हैं कि क्रिस्टलाइन की टाइप्स क्या हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आगे हमारे पास 4 टाइप्स हैं। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, कोवलेंट क्रिस्टलाइन या कोवलेंट सॉलिड्स भी कह सकते हैं, मेटालिक सॉलिड्स या मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इनके अंदर जो इन सब के अंदर डिफ्रेंसिएशन है वो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ बाइंडिंग उनके दरमियान मौजूद है उस पर बेस करती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी सॉलिड के अंदर या आइंस की फॉर्म में होंगे, एटम्स की फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होंगे। तो अगर मैं आयनिक सॉलिड्स, और इनके जो नाम हैं हमारे पास, आयनिक है, मॉलिक्यूलर है, कोवलेंट है, मेटालिक है, ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बेस पर ही रखा गया है। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो समझ रहे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, यानी उसका जो आप यूँ कह लें कि उसका जो पार्टिकल यानी जो उसका यूनिट सेल है, यूँ कह लें आप, जो उसका यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं किसको कहूँगी, सेल को कहूँगी, क्योंकि सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई है। ठीक है, बिल्डअप हुई है। सो और जो हमारे पास वॉल है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, वो ब्रिक है हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आइंस की फॉर्म में होंगे, जैसे NaCl है तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइंस होते हैं, आइंस बनाते हैं, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको बाइंड करके रखती है वो आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। फिर मैं देखती हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, ये एग्जांपल आपको समझ आ गई NaCl की ना, तो ये Na और Cl के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में आयनिक फोर्सेस के थ्रू अटैच होंगी। दूसरी टाइप इसकी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होगा। यहाँ आपने देखा था कि Na पॉजिटिव और Cl के दरमियान में एक बॉन्ड है, मतलब एक कॉर्नर के ऊपर Na मौजूद है, उसके इर्द गिर्द Cl मौजूद है, और यहाँ एक Cl मौजूद है, तो उसके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है। जबकि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये देखिए I2 मैंने लिखा है, आयोडीन 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 आयोडीन, तो ये आयोडीन यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं उसके अंदर I2 इसका मैं कह सकती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नॉट द I। ठीक है, I2 जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और I2 एंड I2 यानी आयोडीन और आयोडीन के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद है वो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, सॉरी नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके दरमियान वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस हैं। और इसकी एक और एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, उसके अंदर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बता सकती हूँ। वाटर है, ठीक है, वाटर के दरमियान, वाटर भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल, लेकिन ये यहाँ पर लगती नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि हम सॉलिड्स की बात करें तो हम इसको लीव कर देते हैं, हम सिर्फ इसी बात को समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं आइस, हाँ दैट्स अ गुड पॉइंट, हम हाँ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम आइस की बात कर सकते हैं। आइस के अंदर भी वही फॉर्मूला है H2O का, वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसके दरमियान H2O, एक H2O दूसरे H2O के साथ, उसकी ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, लेकिन एज एन मॉलिक्यूल अटैच होती है, राइट ना। एक H2O का मॉलिक्यूल, दूसरे H2O मॉलिक्यूल, तीसरा H2O मॉलिक्यूल, उनके दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। तो आइस को अगर मैं लेती हूँ तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइंड करते हैं। अच्छा जी, 2 टाइप्स हो गई। तीसरी टाइप हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स की होती है। कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि इसके जो ऑक्यूपाई स्पेसिस होंगी एक स्पेसिफिक शेप देगा ना, सॉलिड को एक स्पेसिफिक शेप देती है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके एटम की फॉर्म में होंगे। जैसे कि हम ये डायमंड की बात कर लेते हैं,
डायमंड के अंदर एक कार्बन मज़ीद 4 कार्बन के साथ अटैच होती है। ये वाली मैं इस कार्बन की बात करती हूँ। अगर यहाँ पर भी बात करूँगी तो इसके साथ भी मज़ीद एक तो कार्बन ये है, 3 कार्बन और अटैच हो सकती हैं, सो दैट हर कार्बन जो है मज़ीद 4 कार्बन के साथ अटैच है और एटम्स की बेस है, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका क्या है, एटम है, और कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान में मौजूद होता है। फिर आ जाता है मेरे पास आखिरी टाइप, चौथी टाइप जो है वो मेटालिक सॉलिड्स की होती है। मेटालिक सॉलिड्स जो हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आयरन सॉलिड्स हैं या ब्रास है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा इनके अंदर, या फोर्स अट्रैक्शन की है, जो बाइंडिंग फोर्स है इनके दरमियान, वो मेटालिक बॉन्ड की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड्स क्या होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। टाइप्स आपको बता दी, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, उसको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होते हैं। फिर मैंने उसकी आपको टाइप्स बता दी हैं, किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अमॉर्फस की बात नहीं की हमने, क्रिस्टलाइन के सॉलिड की, क्योंकि हम यूनिट सेल की तरफ मूव करने जा रहे हैं, सो दैट अमॉर्फस सेल नहीं, हम यूनिट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने आपको 4 टाइप्स बता दी हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट एंड मेटालिक, और मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बेस के ऊपर इनका नाम दिया गया है और इनके दरमियान कुछ खास स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, अब हम चलेंगे यूनिट सेल और स्पेस लैटिस की तरफ। ठीक है, बड़ा आसान है। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, अभी जिसको आपको मैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक और बात भी बताई है। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रही थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्चुअली यूनिट सेल ही होते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको आसान कर लेते हैं। वही वाली ब्रिक्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं, बॉडी की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, सेल्स से टिश्यूज़ बने हैं, उसके बाद हमारी पूरी बॉडी बिल्टअप हुई है, सो दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो हमारा बेस है, वो कौन है, सेल है। तो हम उसको, वो जो बेस है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। सिमिलरली ब्रिक्स, वॉल, इसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। अच्छा, और ये यूनिट सेल समझने के लिए नॉट ओनली द यूनिट सेल, इस पूरे स्पेस लैटिस को समझने के लिए हम इस रूम को, आपके पास जो रूम है आप उसको ज़रूर देखें। इस रूम को हम कंसीडर करेंगे इसको समझने के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर रहते हैं। यूनिट सेल मैंने आपको बता दिया कि ब्रिक्स जो हैं वो हमारे पास यूनिट सेल हैं, और वो जो पूरी वॉल है हम उसको स्पेस लैटिस या लैटिस क्रिस्टल या लैटिस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया है कि एक जो उसका है वो यूनिट सेल, और वो पूरी जो एक स्ट्रक्चर बना रही है, सॉरी प्लीज़ वेट, यहाँ थे हम, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्पेस लैटिस या लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस क्रिस्टल कहलाता है। अब यूनिट सेल की तरफ और स्पेस लैटिस की तरफ चलते हैं। यूनिट सेल बहुत से टाइप के हैं, लेकिन हम सिंपल वन क्यूबिकल यूनिट सेल लेंगे। ये मैंने एक क्यूबिकल यूनिट सेल लिया है। अब यूनिट सेल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स नज़र आते हैं, उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए आप अपने रूम में बैठें, ऑफ कोर्स आप अपने रूम के इर्द गिर्द देखें। आपके पास देखो कितनी वॉल्स हैं, 1 2 3 4 वॉल्स हैं। ऊपर एक फ्लोर, एक वो है रूफ है, और नीचे आपके पास फ्लोर है। ठीक हो गया, ये बात आपको पता चल गई। अब आप ज़रा कॉर्नर देखो, कॉर्नर कितने हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये यूनिट मेरे पास, अभी मैं आपको एक शो ऑफ नहीं कर सकती। एक अगर मेरे पास बॉक्स होता तो मैं उसको उस हिसाब से बता सकती थी, लेकिन ये बहुत आसान है कि आप अपने रूम में बैठ के देख सकते हैं। कॉर्नर्स देखें ज़रा, आपके पास छत से स्टार्ट करते हैं। छत पे एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, और नीचे ज़मीन की तरफ अगर आएँ तो ज़मीन फ्लोर के साथ जो है वो भी कॉर्नर्स है ना, तो 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 4 कॉर्नर नीचे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा एक क्यूबिकल यूनिट सेल जो है बड़ी बेस्ट एग्जांपल है हमारे रूम की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक क्यूबिकल यूनिट सेल के कॉर्नर्स जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद हैं वो कॉर्नर्स कहलाते हैं। और एक यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर ये दिखाया 1 2 3 4, ये आपकी रूफ है, ठीक है, और ये आपका फ्लोर है, और यहाँ आप बैठे हुए। तो कॉर्नर्स गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। एज क्या होता है,
एज क्या होता है? वो वॉल जो वो लाइन जो दो कॉर्नर्स को मिला रही होगी उसको हम एज कहेंगे, ठीक है। अब ये आपकी रूफ थी ना, तो रूफ से ज़मीन तक एक बन गया, एक एज बन गया, ठीक है। अब अपने रूम में बैठ के देख रहे हैं तो देखिए, एक एज बन गया ये, दूसरा एज बन गया ये, तीसरा एज बन गया ये, चौथा एज बन गया ये। अपने रूम के साथ भी आप देख लें 4 एज आपको नज़र आ गए। सिर्फ यही तो एज नहीं है ना। अब देखो, अब रूफ के ऊपर चले जाओ, फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है, एक, पहले हमने 4 गिन लिया ना, 2, 3 और 4 और ये जो हमने गिनी थी लंबाई के रुख में, ये 4, 8 हो गई। 8 और अब आप नीचे आ जाएं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली 4 नीचे हैं। सो दैट इट मीन्स 4 और 4 8 और साइडों वाली 4 12। इट मीन्स कि एक क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर 12 हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है? एजेस मौजूद होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब फेस क्या होती है? फेस क्या होती है? फेस ये होती है कि जो ये एक वॉल, आप इसको एक और तरीके से, अब आपके सामने वॉल है मौजूद, ठीक है। फेस हमारे पास जो क्या कह सकते हैं उसको मैं, लाइक एजेस के दरमियान जो मेरे पास एक स्पेस आती है उसको हम फेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखिए अपने रूम में आपके पास कितनी वॉल्स हैं कॉर्नर्स को मिलाने वाली? 4 वॉल्स हैं। ऊपर हमारे पास एक वॉल ऊपर मौजूद है और यानी मैं उस रूफ को वॉल ले रही हूँ और एक नीचे मौजूद है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो ये जो एरिया है एक, इसको मैं फेस कहती हूँ। ये एक वॉल हो गई आपकी, ये दूसरी वॉल हो गई आपकी, ये तीसरी वॉल हो गई आपकी, ये चौथी वॉल हो गई आपकी। 4 वॉल्स हो गई, एक आपकी रूफ हो गई और एक आपका फ्लोर हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फेस कितने हैं? 6 फेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास लिखा हुआ है BC बॉडी सेंटर, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर। बड़ा आसान है जी। बॉडी सेंटर किसको कहते हैं? किसी भी बॉडी का सेंटर। मैंने ये एक छोटा सा दायरा यहाँ पर लगाया है, यानी कि आप रूम के दरमियान में बैठे हुए हैं तो यू आर द बॉडी सेंटर। क्लियर? तो एक क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर एक बॉडी सेंटर होगा। फिर मेरे पास आता है बॉडी डायगनल। डायगनल कितना आसान बात है ना। डायगनल आपको पता है कि तिरछी लाइन है ना। तो बॉडी डायगनल का मतलब क्या है कि अपर एंड का जो पार्टिकल है वो लोअर एंड के पार्टिकल के डायगनल में जब जाएगा, ये जो लाइन मेरे पास आ रही है मैंने खुद से कंसीडर की है, इनको मिलाने वाली लाइन या इसको हम बॉडी डायगनल कहते हैं। अब बड़ा आसान है। अब अपने रूम में देखें, एक कॉर्नर पकड़ लें रूफ का और फ्लोर के डायगनल में जो कॉर्नर बन रहा है उसके साथ उसको मिलाएं। अब आप देख लो, आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं। इसका मतलब यह है कि वो लाइन जो 4 कॉर्नर्स फ्लोर के 4 कॉर्नर्स रूफ के साथ मिलेगी, वो ऑफ कोर्स वो लाइन 4 ही बन सकती है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकती। तो बॉडी डायगनल हमारे पास क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर 4 होते हैं। अच्छा बेटा, ये आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हो सकता है कि इसको दो यूनिट सेल आपको कंबाइन करके दे दिया जाए। आप बताएं जी इसके कॉर्नर्स कितने हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, इसके कॉर्नर्स कितने हैं, इसके फेसेस कितने हैं, इसके एजेस कितने हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरे पास एक सिंपल यूनिट सेल का जो था पार्ट्स मैं जिसको कह सकती हूँ मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बताया है इसके अंदर यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, कॉर्नर्स बताए हैं, एजेस की टर्मिनोलॉजी समझाई है, फेस किसको कहते हैं, बॉडी सेंटर किसको कहते हैं, बॉडी डायगोनल किसको कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यूनिट सेल की टाइप्स हैं जिसको मैं 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वो बेस करेंगे उसकी मतलब उसके जो हैं एजेस पर, कॉर्नर्स पर, फेसेस पर, इस तरह से उसके नाम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये प्राइमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल जिसको मैंने क्यूबिकल यूनिट सेल कहा, ये यूनिट सेल प्राइमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर्स हैं। और अच्छा एक और बात बता दूं कि सिर्फ कॉर्नर्स, मेरी बात सुने, जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद हैं।
ठीक है, जिसको जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होगा हम उसको लैटिस पॉइंट कहेंगे। लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन या इसको अंडरस्टैंडिंग आप देख लें कि जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो ये लैटिस पॉइंट है, अगर दरमियान में मौजूद है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लैटिस पॉइंट है, अगर यहाँ पर मौजूद है तो लैटिस पॉइंट है, अगर यहाँ पर मौजूद है तो लैटिस पॉइंट है। यानी कि जहाँ जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होगा वो हमारा लैटिस पॉइंट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने प्राइमिटिव यूनिट सेल, इसको मैं सिंपल यूनिट सेल या प्राइमिटिव यूनिट सेल के तरह से मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो एक प्राइमिटिव यूनिट सेल होता है, दूसरा नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल होता है। नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल की आगे 3 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर 8 लैटिस पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। मैंने बताया ना आपको, जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर 8 कॉर्नर्स और 8 ही लैटिस पॉइंट है वो हमारे पास सिंपल प्राइमिटिव यूनिट सेल है। नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल जिसके अंदर लैटिस पॉइंट 8 से ज़्यादा होंगे, मतलब ये कि उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स, उसके आयंस 8 से ज़्यादा होंगे। इन कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स मौजूद होंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं और पर भी मौजूद होंगे, वो नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल होगा। इसके लिए एक और मैं वीडियो आगे आपको शेयर करूंगी, वो आपने ज़रूर देखनी है, उससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये 3 हमारे पास नॉन प्राइमिटिव की हैं। अब इसके नाम से आप देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, फेस आपको पता होना चाहिए, फेस क्या होती है, फेस क्या होता है, 6 मतलब इसके 6 फेसेस थे ना, 6 वॉल्स मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब ये है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल के क्यूबिकल यूनिट सेल तो है ही है, उसके साथ फेस सेंटर्ड भी है। तो क्यूबिकल यूनिट सेल के कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, और फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 और 8 कितने बन गए, लैटिस पॉइंट 14। ठीक है। तो लैटिस पॉइंट की बेस के ऊपर यूनिट सेल प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव हम कह सकते हैं कि 8 कॉर्नर्स के लैटिस पॉइंट के अलावा अगर कहीं और पार्टिकल मौजूद होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होगा, तो वो नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। फिर मेरे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। अब ये क्यूबिकल यूनिट सेल तो है ही है, मतलब यही वाला सेल है। बॉडी सेंटर्ड उसने कह दिया कि बॉडी सेंटर्ड पे भी कोई चीज़ मौजूद है, बॉडी सेंटर पर भी पार्टिकल मौजूद है। आपने देखा था कि बॉडी सेंटर एक क्यूबिकल यूनिट सेल का क्या होता है, 1 होता है ओनली। बॉडी के दरमियान में, आप एक कमरे के दरमियान में बैठे हुए, आप उस बॉडी का सेंटर हो, सो दैट अब इसके कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर्स कितने हैं, 8 ऑलरेडी हमें पता है, बॉडी सेंटर कितना है, 1 है, 8 और 1 9, लैटिस पॉइंट कितने बन गए, 9। यानी कि एटम्स, आयंस और जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल है, जो भी है, वो हमारे पास 9 हैं, 8 नहीं हैं। ठीक है। 8 तो कॉर्नर्स पे मौजूद ही मौजूद है, लेकिन एक जो है वो बॉडी के सेंटर में भी मौजूद है, तो वो लैटिस पॉइंट 9 बनाता है। फिर मेरे पास आता है एंड फेस्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, एंड फेस्ड, इसका कहने का मतलब एंड फेस्ड का क्या मतलब है कि आमने सामने वाले 2 फेसेस लेने हैं हमने, आमने सामने वाले। ठीक है। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो ना, आप देखो एक वॉल, दूसरी सामने वाली वॉल, पैरेलल आप ले लें वॉल, उसकी एक वॉल जिसमें हमने 2 फेस कंसीडर करने, और एक साइड वाली वॉल दूसरी वॉल के साथ। इन दोनों जगहों पर भी हमारे पास क्या मौजूद होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होगा। मैं अब बार बार कह रही हूँ कि अगली एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके अंदर आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, उसके अंदर बहुत अच्छे से ये दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 तो हमारे पास कॉर्नर्स मौजूद ही मौजूद है। 2 फेस का मतलब है कि 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 फेसेस पे लेने। ठीक है। तो इसका मतलब है 2 फेस, दो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आमने सामने में से किसी एक फेस पर, और 8 जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। तो 8 और 2 10। तो इसका मतलब है कि एंड फेस क्यूबिकल यूनिट सेल जो है उसके अंदर लैटिस पॉइंट हमारे पास 10 होंगे। सो दैट ये हमारा एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग थी यूनिट सेल्स से मुतालिक, सॉलिड से रिलेटेड, और उसके एजेस
कॉर्नर्स, फेसेस और दिस एंड दैट, वो आपका क्लियर हुआ। प्राइमेटिव यूनिट सेल क्लियर हुआ, नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल क्लियर हुआ। इसके आगे मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर ये प्राइमेटिव, नॉन प्राइमेटिव और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स का या पार्टिकल का पार्ट मौजूद होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और भी इस तरह के यूनिट सेल्स, इसके साथ कोई और यूनिट सेल मिलाकर, या फेस सेंटर्ड एक है, बॉडी सेंटर तो एक ही होगा, फेस सेंटर्ड में से लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कितने होंगे, कॉर्नर्स कितने होंगे, फेसेस कितने होंगे, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर खुद कीजिए। थैंक यू सो मच।